वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट चैप्टर देख रहे हैं और ये 2021 से 2022 का जो भी गवर्नमेंट बजट का सिलेबस है उसको इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट की मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग क्या है? इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एंड एस्टिमेटेड रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेक्टेड या एस्टिमेट एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट होता है उसके स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ठीक है, बजट की जब बात की जाती है तो नॉर्मली हम घरों में भी बजट बनाते हैं। तो घर में भी बजट क्या होता है कि भाई खर्चा कितना होना है और हमारी रिसीप्ट कितनी है, हमें मिलेगा कितना। ठीक है, तो उसी तरह से गवर्नमेंट बजट भी होता है कि भाई क्या नाम है, खर्चा कितना होना, एक एस्टिमेट लगा जाता है, इतना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और ये हमारी रिसिप्ट होंगी। तो इस तरह से ये एक्सपेक्टेड होता है, कह सकते हो एस्टिमेट लगाया जाता है, ना कि ये एग्जैक्ट होता है। और ये एक फाइनेंशियल ईयर का होता है। ठीक है, एक साल का होता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, उसको उस एक पीरियड का इसको रखा जाता है क्योंकि हर साल नया बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट क्या है। तो हमने इससे पहले ही बात कर ली है कि भाई ये क्या है, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है। तो इसके ये दो कंपोनेंट हैं, एक तो हो गया रिसीप्ट और एक हो गया एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं रिसिप्ट में क्या है। तो देखिए रिसिप्ट दो टाइप का होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है और एक कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, एग्जाम में इसमें डिफरेंस आता है और क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, नेदर क्रिएट एनी लायबिलिटी। ठीक है, एक ऐसा रिसिप्ट जो किसी तरह का कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, कोई दायित्व नहीं बनाता है। ठीक है, और नॉन रिड्यूस एनी एसेट्स। ठीक है, तो एक ऐसा रिसिप्ट है जिसमें आपके एसेट्स भी क्या होंगे, रिड्यूस नहीं होते हैं। देखिए लायबिलिटी क्या होता है, एक तरह से दायित्व होता है। आप किसी से उधार लोगे तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसको वापस करोगे। ठीक है, तो ये ऐसा रिसिप्ट है जो किसी तरह से कोई दायित्व नहीं बनाता है। और दूसरा रिसिप्ट ये हो सकता है कि भाई आप अपने एसेट्स वगैरह सेल आउट कर दीजिए और सेल आउट करने के बाद जो पैसा मिलेगा उसको रिसिप्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये भी नहीं होगा कि भाई इनमें ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना तो किसी तरह से लायबिलिटी की रेट होनी चाहिए और ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस होने चाहिए। तो देखिए एग्जांपल समझिए। देखिए ऐसे रिसिप्ट कौन से होते हैं, टैक्स होते हैं और दूसरा एक नॉन टैक्स रेवेन्यू हो। अब देखिए हम सब टैक्स वगैरह जब हम देते हैं गवर्नमेंट को तो क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बनती है कि भाई उस टैक्स के बदले हमें वो बाद में इंटरेस्ट देगा या कुछ और देगा? तो ऐसी तो कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, गवर्नमेंट का कोई दायित्व नहीं होता है। तो इसलिए टैक्स जो है एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। और जब गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है, वो रिसीव कर रहा है टैक्स, तो वो कोई एसेट्स भी रिड्यूस नहीं कर रहा, कोई अपने एसेट्स बेच भी नहीं रहे हैं। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में ये दो चीज़ें कि एक तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, दूसरी बात कोई एसेट्स भी रिड्यूस नहीं होंगे। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं? लाइक गवर्नमेंट फीस फाइन वगैरह लगाती है। मान लीजिए कोई पर्सन है और रेड लाइट जंप कर जाए, ठीक है, तो उस पर कुछ फाइन्स वगैरह लगा दी गई। बहुत सारी चीज़ों पे फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ठीक है, लाइसेंस फीस होती है। तो ये सारी जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू होती हैं। इसके बदले भी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, ना ही उनके कोई एसेट्स जो हैं रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको रेवेन्यू रिसिप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है कि भाई कैपिटल रिसिप्ट। और तो कैपिटल रिसिप्ट जस्ट अपोजिट है। भाई ये क्या है, इधर रिसिप्ट विच क्रिएट लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे रिसिप्ट जो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे विच लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स। या तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे या फिर एसेट्स रिड्यूस होंगे। तो ये दोनों चीज़ें जिसमें होंगी उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए लोन ले लिया गया। ठीक है, तो लोन ले लिएगा तो एक लायबिलिटी क्रिएट हुई ना है। गवर्नमेंट किसी से लोन लेगी, इंटरनेशनल लोन लेती है, पब्लिक लोन लेती है, कोई भी लोन लेती है, तो उनकी लायबिलिटी क्रिएट होती है। उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, फिर बाद में जाकर उनको क्या करना है, उस लोन को भी चुकाना है। तो एक तरह से उनका दायित्व बन जाता है, एक लायबिलिटी बन जाती है कि इन सारी चीज़ों को उसको वापस देना है। उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, जिन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रखा है उसका कुछ पार्ट वो बेच दे। तो बेचने से क्या होगा कि भाई उसे कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ही। ठीक है, और तीसरा है रिकवरी ऑफ लोन। अगर इसने पास्ट में कोई मान लो लोन वगैरह दे रखा है तो उसको रिकवर करना भी क्या है, ये एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट का क्या है, एक पार्ट है।
तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया हो भाई कैपिटल रिसिप्ट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े 1 मार्क्स में 100% आएंगे, इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको ध्यान समझना। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इन ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, इनमें थोड़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है, बट इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो बड़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे दूसरा कंपोनेंट क्या था, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट था, कैपिटल रिसिप्ट था, उसी तरह से एक्सपेंडिचर है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, देखिए अब हमने पहले रिसिप्ट की बात की थी, तो रिसिप्ट क्या था कि भाई ना तो वो कोई लायबिलिटी की रेट कर रही थी, ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस कर रही थी, तो रिसिप्ट ये था। तो जब वो लायबिलिटी की रेट नहीं कर रही है, ना ही एसेट रिड्यूस कर रहा है, तो भाई एक्सपेंडिचर जो है ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जिसमें वो कोई क्या करेगा कि भाई क्या नाम है, गवर्नमेंट ना तो कोई लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, ना ही कोई एसेट्स बनाएगा। जब उसने भाई एसेट्स रिड्यूस नहीं किए तो एसेट्स बनाएगा क्यों, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई ये ऐसे वो हैं एक्सपेंडिचर है जिसमें भाई कोई एसेट्स इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो यहाँ पर भाई नेदर इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, ऐसे वो हैं एक्सपेंडिचर हैं, और नॉन रिड्यूस एनी लायबिलिटी, ऐसे खर्चे जो कि लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ना तो इन एक्सपेंडिचर से एसेट्स बनेगा और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, अब ऐसे खर्चे कैसे होते हैं, जैसे भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनकी सैलरी वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो जो पुलिस वालों की सैलरी दी जाती है, टीचर्स की, गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी वगैरह दी जाती है, तो ये सारी जो सैलरीज होती हैं वो ऐसे खर्चों में आता है। अब ऐसे खर्चे क्या हैं, अब मान लीजिए ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहा है गवर्नमेंट, तो क्या होगा, इसे कोई एसेट्स तो नहीं बन रहे ना। ठीक है, तो ना तो इसमें एसेट्स बन रहे हैं और ना ही लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रहा है। मान लीजिए पास्ट में गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था, तो सैलरी वगैरह देने से क्या उनकी कोई लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी तो वैसी बनी है, जो लोन था वैसे वैसे ही बना हुआ है, तो ना तो ये लायबिलिटी कम करता है, ना ही एसेट्स इंक्रीज करता है। ठीक है, ना ही कोई एसेट्स बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वगैरह हो गए, मतलब वही पुलिस वालों को सोशल वेलफेयर के सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जो हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट समझ लीजिए। अब भाई कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट कैसे थे, ऐसे रिसिप्ट थे जो कि एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे, सिंपल सी बात है। तो भाई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे ना, और या तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे रिसिप्ट में, या क्या हो रहा था कि भाई जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस कर रहे थे। तो भैया जब कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसने ही लायबिलिटी क्रिएट की है और उसने ही एसेट्स जो हैं रिड्यूस किए हैं, तो इसका ही फर्ज बनता है कि भाई वो लायबिलिटी को उतारे और जो एसेट्स डिक्रीज हुए हैं एसेट्स को इंक्रीज करे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट उसी तरह से है कि भाई विच लीड्स टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एसेट्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट एसेट्स को इंक्रीज करता है, ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट एसेट्स को इंक्रीज करता है और लीड्स टू रिड्यूस इन गवर्नमेंट लायबिलिटी। भाई रिसिप्ट ने, जब कैपिटल रिसिप्ट आया था तो उस टाइम लायबिलिटी ये क्रिएट कर रहा था, तो इसी का काम है कि भैया लायबिलिटी भी रिड्यूस करे, तो लायबिलिटी भी रिड्यूस करने का काम ये होता है। अब ऐसे देखिए एसेट्स लाइक फ्लाईओवर बनवाना, हाईवे वगैरह बनवाना, ये सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं। ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ लोन, अब उसने लोन दे दिया, मान लो गवर्नमेंट ने लोन वापिस कर दिए, तो क्या हुआ, एक तरह से लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, फ्लाईओवर बनवाया गया, हाईवे वगैरह बनवाया गया, तो एसेट्स क्रिएट हुए। ठीक है, तो ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे क्या होता है कि या तो लायबिलिटी बनती है या तो लायबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, या एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए सबसे पहले है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रिसोर्सेज का जो है रीएलोकेशन किया जाए। बजट हर साल इसीलिए बनाया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको रीएलोकेट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रोड वगैरह, पार्क वगैरह ये सारी चीज़ बनाता है, तो हर साइड डिसाइड होता है कि भाई किस में कितना खर्चा होगा,
और अगर खर्चा होगा तो इसका जो रिसीप्ट होगा, इसके पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट हर साल जो है डिसाइड करता है। फिर देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भाई गवर्नमेंट का एक मेन काम ये होता है कि भाई इक्वालिटी बनी रहे, तो सब्सिडीज वगैरह देना, जो पुअर फैमिलीज हैं उनको सब्सिडीज़ वगैरह देना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना इनकम को, ठीक है। और जो रिचर फैमिली हैं उन सबसे टैक्सेस वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट काम होता है। तो बजट में ये सारी चीज़ें हर साल जो है डिसाइड होती हैं। फिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब है कि जो प्राइस फ्लैक्चुएट करता रहता है, प्राइस जो है कम ज़्यादा होता रहता है, उसको क्या नाम है, स्टेबल रखना बजट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए ये डिसाइड होता है कि इस पर कितना टैक्स लगेगा, कितना कम होगा, ये सारी चीज़ें, जिससे प्राइस में जो है स्टेबिलिटी बनी रहे, इन्फ्लेशन जो है वो ना आए, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखना भी गवर्नमेंट का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर देखिए मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई किस चीज़ों को कितने कॉस्ट होंगे, ठीक है, इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाएगा, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करना भी एक गवर्नमेंट बजट का क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। फिर देखिए प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि देखिए हमारे कंट्री में क्या है कि भाई 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम चलता है, एक लंबे टाइम से चलता आ रहा है। हमने जो है शुरू से ही 5 ईयर प्लान वगैरह जो है उससे ही हमने डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी बनाई थी, ठीक है। तो अब 5 ईयर प्लान होगा तो उसके भी तो कुछ खर्चे वगैरह होंगे, तो उसमें ये डिसाइड होता है कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स या जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके लिए कितना खर्चा होना है, कितना एक्सपेंडिचर होना है, उनके लिए रिसिप्ट्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस 5 ईयर प्लान के लिए इसमें क्या है, बजट बनाया जाता है एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं बजट के, इसलिए हर साल जो है फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके बीच में इसको बजट को बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि भाई टाइप ऑफ बजट, ठीक है। टाइप ऑफ बजट की बात करें तो एक बैलेंस बजट है। बैलेंस बजट मतलब होता है रिसीप्ट और जो एक्सपेंडिचर है दोनों इक्वल होना। बैलेंस बजट है कि भाई जितना गवर्नमेंट रिसीव कर रही है उतना खर्चा कर रही है, बैलेंस बजट है, गवर्नमेंट के पास कुछ बच नहीं रहा है और गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ में घाटा भी नहीं है, ठीक है। फिर है सरप्लस बजट। इसका मतलब ये हो गया कि भाई रिसीप्ट का ज़्यादा होना, ठीक है, भाई जो इनका टोटल रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट का ज़्यादा होना और एक्सपेंडिचर कम होना। तो गवर्नमेंट को जब रिसिप्ट ज़्यादा करना होता है तो एक्चुअली वो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट का ज़्यादा होना और एक्सपेंडिचर कम होना क्या है कि सरप्लस बजट होगा। सिंपल सी बात है कि आप यूँ मान लीजिए कि भाई गवर्नमेंट जो है 100 रुपीज़ रिसीप्ट कर रही है और खर्चा क्या है 80 कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास 20 रुपीज़ बच जाएंगे ना, ठीक है। तो ये तो उसके सरप्लस है, ठीक है। तो ये जो होता है सरप्लस मतलब रिसिप्ट का ज़्यादा होना और एक्सपेंडिचर का कम होना। देन उसके बाद देखिए क्या है कि डेफिसिट बजट जस्ट अपोजिट है सरप्लस बजट का, कि भाई रिसिप्ट का क्या होना, कम होना और एक्सपेंडिचर का ज़्यादा होना। गवर्नमेंट जो है खर्चे ज़्यादा कर रही है, डेवलपमेंट खर्चे कर रही है और जो भी है उन सारी चीज़ों में खर्चे ज़्यादा कर रही है और रिसिप्ट गवर्नमेंट का क्या है, कम है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी बात की थी कि भाई 100 रुपीज़ मान लीजिए उसके रिसिप्ट हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 120 है, तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, -20 जाएगी, ठीक है। अब ये -20 कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, हम जरा बजट डेफिसिट में मेजर्स ऑफ बजट डेफिसिट में देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने डेफिसिट की बात कर ली है, तो अब इसका मेजर्स कैसे होता है ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें रेवेन्यू डेफिसिट होता है। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि भाई जब जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट निकाल दिया जाए तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अगर सिंपल से लैंग्वेज में कहा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज़्यादा होना रेवेन्यू रिसीप्ट से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट से, तो क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा। जैसे कि एक्सपेंडिचर मान लीजिए 120 है और रिसीप्ट जो है कितना है, 100 है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना चल रहा है, 20 चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होता है कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट होना
एक तरह से इकोनॉमी के लिए बहुत कह सकते हो कि बैड कंडीशन होती है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम कैपिटल रिसीव्ड करते हैं, ठीक है। और कैपिटल रिसीव्ड हमने बात की थी उससे पहले, क्या था कि भाई कैपिटल रिसीव्ड में क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। तो सिंपल सी बात है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट मान लीजिए 20 चल रही है, ठीक है, 20 करोड़ में लीजिए, तो 20 करोड़ चल रहा है, तो क्या होगा कि हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने के लिए या तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, अपने एसेट्स बेचेगी, ठीक है, या तो बोरो करेगी, उधार लेगी। तो जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो ये एक तरह से बैड कंडीशन होती है किसी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से लोन होता जाता है, बोरो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, आगे नेक्स्ट है भाई फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड नॉन डेप्ट क्रिएटेड कैपिटल रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। मतलब अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो है टोटल रिसीव्ड, जिसके अंदर आपका क्या है कि नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड, मतलब कि डेप्ट नहीं आएगा, बोरो नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड, एक तरह से बोरोइंग नहीं आएगी, उधार नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट जो चलती है, फिस्कल डेफिसिट जो चलती है उसको ही हम एक तरह से क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं, ठीक है। बोरोइंग जो है फिस्कल डेफिसिट ही होता है, या लोन जो है फिस्कल डेफिसिट होता है। जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें लोन लेना पड़ेगा। तो एक चीज, एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू, तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग, ठीक है, या फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू लोन, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक तरह से लोन होता है, बोरोइंग होती है, उधार होता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मतलब पूरा बजट ही डेफिसिट में चल रहा है और आपको अब क्या होगा, उधार ही लेना पड़ेगा। देन थर्ड क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि भाई प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या है कि भाई फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट जो प्रीवियस ईयर में लोन लिया गया है उसके इंटरेस्ट को पे करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट जो प्रीवियस ईयर में लिया गया है, ठीक है, मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है तो जो 2020 में जो लोन लिया गया होगा उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना। अब देखिए, अभी तक हमने जब डेफिसिट की बात की थी तो भाई प्राइमरी डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक बैड कंडीशन होता है। किसी रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बैड कंडीशन होता है किसी इकोनॉमी के लिए। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जो है एक अच्छा माना जाता है, जितना ज्यादा डेफिसिट होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। जरा इसको समझिए, मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट, अभी मैंने क्या बताया था, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरो करना ना, ठीक है। तो मान लीजिए हमने 1000 बोरो किया, ये हो गया फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेमेंट 500 देना था, ठीक है, 500 इंटरेस्ट पेमेंट देना था। तो अब गवर्नमेंट के पास कितने बचेंगे, 500। अब उस 500 से क्या करेगी गवर्नमेंट, किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट करेगी, ये सारी चीजें सीधी सी बात है, उस इकोनॉमी के अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट वगैरह पे खर्च करेगी, है। लेकिन अगर क्या हो कि भाई 1000 हमने बोरो किया था, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट अगर 300 देना हो, तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, 700 हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन अब इसमें बेनिफिट क्या होगा कि जो ये 700 है वो क्या होंगे, इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे खर्च किए जाएंगे। तो एक तरह से फिस्कल डेफिसिट जब ज्यादा आता है तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा होता है। अगर इसको और सिंपल से समझा जाए तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर जो दे रहे हैं ये 300 इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप कम इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर में जो बोरोइंग किया गया है, जो लोन लिया गया है, वो कम लिया गया है। तो ये तो अच्छी बात है ना, कम लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्राइमरी डेफिसिट जितनी ज्यादा होती है इकोनॉमी के लिए, उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा पैसा जो है डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है। प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा होने का मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट का कम होना, ठीक है। तो बस ये चैप्टर इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।